सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक्स गिवन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारे टॉपिक को हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे। बस एक चीज़ को छोड़ के उसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात किया गया है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस चीज़ को छोड़ के और जो भी चीज़ गिवन है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारा हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर को सुनना एंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सेल में जरूरत क्यों है। देखो, यहाँ पे हम एक ओवरऑल सेल बना रहे हैं, उतना डिटेल में नहीं बना रहे, ठीक है ना। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, और इसमें अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, और इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है, अब लेट्स सपोज करो ये सेल किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो सेल के कंटेंट को, सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है ना, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करने के लिए भगवान जी ने सेल को सेल मेम्ब्रेन दिया। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता ना, तो इसके अंदर का जितना भी कंपोनेंट है वो सारा इधर उधर बिखरा हुआ होता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है जो कि अंदर के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रखता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इट सेपरेट्स कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के कंटेंट को अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है। ठीक है ना, किसका बना हुआ है। देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि देखो, जब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था ना, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जूम स्ट्रक्चर देख ही नहीं सकते थे। हम ये नहीं कह सकते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी 1940 में जब हुआ, उसके बाद ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख पाए। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, इसलिए हम बता दिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम लास्ट साइड में देखना लिखा हुआ ये लाइन। ठीक है, तो देखो, हम इसका एकदम जूम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसका बना रहे बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना रहे हैं। देखो, कुछ ऐसा होता है, फिर इसके बीच बीच में इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक इस तरीके से प्रेजेंट है, जो एक सीधे अरेंज्ड है, एक उल्टा अरेंज्ड है। ठीक है ना, इसको हम लोग लिपिड बोलते हैं। लिपिड क्या होता है, देखो, लिपिड ऑयल की तरह होता है। जैसे ऑयल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता ना, उसी प्रकार से लिपिड भी ऑयल की तरह वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। बस इतना ध्यान रखो कि ऑयल की तरह सब्सटेंस होते हैं ये लिपिड फैट, ये सारा चीज बेसिकली एक ग्रुप में आता है। ठीक है ना, तो ये लिपिड का बना हुआ होता है, और बीच में जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, इस तरीके का जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन का बना हुआ नहीं था, सॉरी, प्रोटीन ही होता है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम लिपिड कहते हैं, एंड इसके साथ जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजरली दो चीजें पाई जाती है, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये चीज याद रखना, एनसीईआरटी में गिवन है कि ये किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है ना। अब हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। देखो, नेचर मतलब क्या होता है, नेचर मतलब कि मुलायम है, कि बहुत टाइट है, कैसा है इसका स्ट्रक्चर, आखिर है कैसा। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर ना फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड टाइप का नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, याद रखना। ठीक है, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, एंड इसे हम ये भी बोलते हैं कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। देखो, एक्चुअल में प्लांट सेल का ये आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होता, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एनिमल सेल का दो तरह का सेल होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टेंशन मत लो। अभी बस लिख लो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल हम अभी फिलहाल तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इसके बाहर लेट सपोज करो अलग अलग प्रकार का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है और ये सी टाइप का है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स आए जो बोल रहे हैं कि हमें सेल के अंदर जाना है। तो सेल के अंदर इसमें से कौन सा सब्सटेंस जाएगा, इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस जाएगा या फिर अंदर से कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा, ये डिसाइड करने वाला मालिक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना चाहिए या कौन सा सब्सटेंस अंदर से बाहर जाना चाहिए। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा चलो हम तुमको अलाउ कर रहे हैं, तुम चलो, हम तुमको नहीं अलाउ करते, हम तुमको अलाउ करते हैं कि चलो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकता है, और वही मॉलिक्यूल जिसको ये अलाउ करेगा बाहर जाना, वैसे ही मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा इसके परमिशन के बिना कोई भी आना जाना नहीं कर सकता। इसीलिए यही रीजन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट सेलेक्ट या फिर इट अलाउ only certain substance to enter into cell। तो ये कुछ ही कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है, ये सेलेक्ट करता है कि कौन कौन सब्सटेंस को अंदर जाना चाहिए या कौन कौन सब्सटेंस को बाहर जाना चाहिए। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये चारों पॉइंट्स क्लियर है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है अंदर के कंटेंट को बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट। फिर हमने इसका जूम स्ट्रक्चर देखा था, हमने बोला कि ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, इसका नेचर कैसा है, ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एक सेल का, और इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये हमने देखा कि ये कुछ कुछ चीज़ों को ही अलाउ करता है अंदर जाना और कुछ कुछ चीज़ों को ही बाहर जाने देता है, इसीलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन इनडायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लास्ट साइड में मेंशन है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो लेट सपोज करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ए टाइप के मॉलिक्यूल और बी टाइप के मॉलिक्यूल दोनों को अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये ए टाइप के मॉलिक्यूल को भी अंदर जाना है और ये बी टाइप के मॉलिक्यूल को भी अंदर जाना है, ये दोनों ही अंदर जाएंगे क्योंकि ये अलाउ कर रहे हैं, इसलिए दोनों जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ए टाइप की मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, ए टाइप की मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन ए टाइप की मॉलिक्यूल का मात्रा सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज़्यादा है ए टाइप की मॉलिक्यूल का मात्रा। मतलब समझ रहे हो, हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन, मात्रा को हम लोग इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो ए का कंसंट्रेशन अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, नेचुरल किसी भी चीज़ का टेंडेंसी क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी गैस हो या लिक्विड हो, कोई भी चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाता है, अपने आप जाता है। जिससे लेट सपोज करो अगरबत्ती आपने किसी रूम में जलाया, ठीक है, एक रूम में आपने अगरबत्ती जलाया, ठीक है, यहाँ पे जलाया तो धुआं निकलेगा, पूरा गैस यहाँ पे निकलेगा। थोड़ा टाइम के बाद पूरे रूम में ये गैस फैल जाएगा, पूरे रूम में गैस फैल जाता है। तो आपने देखा जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था गैस का, वहाँ से चीज़ें कम कंसंट्रेशन की तरफ, इसके कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गई ना। तो नेचुरली कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ए टाइप का मॉलिक्यूल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये अंदर चली जाएंगी, ये अंदर चली जाएंगे, अपने आप चली जाएंगी। ये जो ए टाइप के मॉलिक्यूल है ये अपने आप अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझो, इसमें बी जो टाइप के मॉलिक्यूल है इसमें अंदर की तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर की तरफ बी टाइप के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा है तब पर भी हम इसको अंदर लेंगे, इसका अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है फिर भी हम इसको अंदर लेंगे,
क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा ये सेल के लिए अच्छा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजने के लिए अब क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का टेंडेंसी होता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, और इसका कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा है तो इसको तो बाहर जाने सेल मेम्ब्रेन नहीं अलाउ करेगा, इसको अंदर से बाहर जाना सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। अलाउ क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर आना। तो अब ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर कैसे आएंगे? क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा? क्या ये प्रोसेस अपने आप होगा? नहीं, ये प्रोसेस अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है। तो अब ये सब्सटेंस अंदर जाएंगी कैसे? ये जाएंगी एनर्जी का यूज़ करके। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है ना, तो यहाँ पे सेल को अपने अंदर से एनर्जी पुट करना पड़ता है इस मॉलिक्यूल को अंदर लेने के लिए। समझ में आया? एनर्जी पुट करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल को अंदर लेने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लिया। यहाँ पे हमने दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लिया। एक ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें चीजें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल बोल लो, सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल बोल लो, मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया? पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है, जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। और कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस कैसे होती है? जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। और इस टाइप का ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दूसरा टाइप का ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, ठीक है ना। इसमें सब्सटेंस मूव करती है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें चीज़ें अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब देखो, क्या इसमें कोई एनर्जी देने की ज़रूरत है? ये तो अपने आप होने वाला प्रोसेस है, इसीलिए इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता। नो यूज़ ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी किसका होता है? ये एक्चुअल में सेल का एनर्जी होता है, ठीक है ना। और इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी यूजेस इन दिस केस। इसमें एनर्जी का यूज होता है क्योंकि कोई भी चीज़ को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ले जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नहीं है, अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है। सेल जबरदस्ती से इसको खींच के अंदर ला रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी पुट करना पड़ेगा उसको अंदर लेने के लिए। इस टाइप का ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो आई होप ये दोनों टाइप का ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, और इसका एग्जाम्पल तो वैसे एज सच बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखा हुआ बुक में, तो हम इसका एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। लेकिन इसका एग्जाम्पल दो है, डिफ्यूजन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये दोनों एग्जाम्पल है इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ही है, ठीक है ना। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, यहां पे हम तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखो, ये एक सेल है, लेट्स सपोज करो ये सेल हमारे बॉडी का है। तो हमारे बॉडी के सेल्स को क्या क्या रिक्वायर्ड है ये बताओ तो पहले। हमारे बॉडी में जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स है उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? बाहर से खाना लेने की आवश्यकता है। ये सर्वाइव तो तभी करेगा ना जब इसको खाना पानी एंड प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, तभी तो ये सर्वाइव करेगा। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है सबको ऑक्सीजन का सप्लाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऑक्सीजन को हम O2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला है O2। वाटर का सप्लाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, H2O मतलब हो गया वाटर का सप्लाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एंड फूड का सप्लाई किसी भी बॉडी के सेल्स को कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ये तीनों चीज़ का कंटिन्यूअस
बेसिकली फ्लो होना चाहिए सेल के अंदर, तभी एक सेल हेल्दी वे में सर्वाइव करेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सेल मर ही जाएगा, पानी नहीं पहुंचेगा तब भी सेल में वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी, फूड नहीं पहुंचेगा तब भी स्टार्वेशन की वजह से मर जाएगा सेल। तो ये तीनों का कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए सेल में। और ध्यान से सुनो, इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहता है हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली एक सेल के अंदर चल रहे होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। तो कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी रहने दो, बस इतना समझो कि एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहता है, जो कि सेल में अगर बहुत टाइम तक रहे ना तो वो सेल में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, ठीक है। मतलब ये हार्मफुल गैसेस से सेल में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए। और सेल में ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूस सप्लाई होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्टिन्यूसली इस सेल से रिमूव करना है हमें, एंड बाहर जो ऑक्सीजन है, बाहर से ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेना है। समझ रहे हो? अभी ये दोनों को भी रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद पानी पे भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं। तो गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई एक सेल के अंदर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बॉडी के सारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड बॉडी के सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको कंटिन्यूसली रिमूव होना चाहिए। वो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? रिमूव होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए बताओ हमारे बॉडी में क्या है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ये काम करता है? ये काम करता है हमारा ब्लड काम करता है। ब्लड से होता हुआ, जैसे हम लोग सांस लिए, ठीक है, सांस लिए तो ऑक्सीजन गया हमारे लंग्स के पास, लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, और पूरे बॉडी में फ्लो करके ऑक्सीजन ब्लड से सारे सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, क्लियर है ना? तो ऑक्सीजन बेसिकली सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस सेल से रिमूव होगा वो भी ब्लड में चल जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है ब्लड में, और ऑक्सीजन ब्लड से मूव करता है सेल में, ठीक है ना? ये चीज समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे जो गैसेस का मूवमेंट हो रहा है ना, ऑक्सीजन सेल यूज कर रही है, एंड यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो यहाँ पे जा रहा है। ये जिस प्रोसेस से होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना? और डिफ्यूजन सिर्फ हमारे बॉडी के सेल्स में नहीं होता, बाहर जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सब में गैसेस का जो एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज ही हो रहा है। तो गैसेस का एक्सचेंज लिविंग सिस्टम में कहीं पर होता है तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस कहीं पर भी बोले आपको ना, कोई भी एनिमल में अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी प्लांट में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है गैसियस एक्सचेंज होना, गैस का एक्सचेंज होना। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, या बहुत कम होता है, तो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज होता है ना, तो यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव करके जाएगा। तो गैसेस का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में स्पॉन्टेनियसली, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस। देखो, यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी है कि गैसेस के डिफ्यूजन को, गैसेस के मूवमेंट को ही हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे गैसेस जरूर मेंशन करना, ठीक है ना? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो, डेफिनेशन वगैरह तो सारे बुक में लिखा हुआ है, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस पूछे तो इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये किसी भी लिविंग सेल में गैसियस एक्सचेंज जो होता है ना, गैसियस एक्सचेंज, कोई भी लिविंग सेल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है ना? तो कोई भी लिविंग सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। तो देखो, हम आपको बताए थे कि पानी भी मूव करता है सेल के अंदर,
सेल को पानी की भी रिक्वायरमेंट है। तो पानी जिस प्रोसेस से मूव करता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानी मूव कर रहा है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। इसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पानी का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियसली अपने आप मूव करेगा पानी। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर from higher concentration to lower, from higher concentration to lower। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, साथ साथ यहाँ पे थ्रो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को डालते हैं, ठीक है ना। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही कोई भी लिविंग सिस्टम, कोई भी लिविंग सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, किसी में भी पानी का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। जिस प्रकार से गैसेस का मूवमेंट कोई भी लिविंग सिस्टम में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल ऑस्मोसिस का, तो लिखना कि हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं वो वाटर को लेते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और एग्जाम्पल में देखो, दो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बुक में लिखा हुआ है। सबसे पहला, जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है बुक में, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में रहने वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पानी को अपने अंदर लेते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी लिविंग सिस्टम पानी को लेता है ऑस्मोसिस के थ्रू ही। तो फ्रेश वाटर में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो भी पानी को किससे लेंगे? ऑस्मोसिस के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या एग्जाम्पल बोलता है एनसीईआरटी? देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का यहाँ पे रूट्स होगा, नीचे साइड यहाँ पे रूट होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका रूट जूम करके बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो, इसका एक रूट है। अब कोई भी प्लांट का पार्ट सेल्स से मिलके बना होगा, तो यहाँ पर सेल्स अरेंज होंगे इस तरीके से सेल्स अरेंज होंगे। और हमें पता है कि प्लांट वाटर को रूट्स के थ्रू ही लेता है। तो ये जो सेल्स है, ये क्या करेंगे? ये जो इधर पानी प्रेजेंट है, उसको अपने अंदर लेंगे। तो यहाँ पर भी जो पानी ले रहे हैं ना ये सेल्स, ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही ले रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट, ये भी एक एग्जाम्पल गिवन है ऑस्मोसिस का आपके बुक में, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया और ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप ऑस्मोसिस भी समझ में आ गया होगा। किसी भी गलत है। पानी का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल 2 है, यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिजम्स जो वाटर को लेते हैं बाहर से, वो ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होता है, रूट में प्रेजेंट जो सेल्स होता है, वो सेल्स पानी को लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। बुक में ये सारा चीज गिवन है, एग्जाम्पल सारे गिवन है लास्ट साइड पे। अब हम लोग यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है। लेट सपोज करो ये कोई चैम्बर है, ठीक है, ये कोई ग्लास चैम्बर है। इसमें क्या किया, यहाँ पे हम लोग पहले एक सेपरेशन डाले हुए, ठीक है, एक सेपरेशन डाले हुए। ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है अभी फिलहाल, अभी ये कोई एक सेपरेशन है, जहाँ से इधर का चीज़ इधर नहीं जाएगा ना, तो इधर का इधर चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, हम पानी ले लिए इतना, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे ले लिए पानी इतना, और यहाँ पे पूरा भर के पानी ले लिए हैं, पूरा भर के पानी ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग जो रखे थे जो भी चीज़, इसको हटा के हम यहाँ पे एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे SPM डाल दिए, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए। तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू
पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली पानी का टेंडेंसी होता है यहाँ से यहाँ मूव करना, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों चैम्बर में, दोनों जो छोटा छोटा जो चैम्बर है उसमें इक्वल कंसंट्रेशन जब तक पानी का ना हो जाए, जब तक दोनों साइड में इक्वल कंसंट्रेशन पानी का ना हो जाए तब तक पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को तुम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, पानी का मूव करना हायर टू लोअर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसे तुम ऑस्मोसिस बोलते हैं ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले दो टर्म समझो, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, ये तीन चीज समझो। लेट्स सपोज करो हम लोग यहाँ पे शरबत तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग डालते हैं, नींबू, नमक, चीनी और पानी रहता है, पानी में डालते हैं भैया। तो देखो इसमें जो जो चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, सॉल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया, सॉल्ट शुगर, ये सारी चीज़ जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, सॉल्ट शुगर किसमें ऐड कर रहे हैं, पानी में ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्ट और शुगर इसमें सॉल्यूट हो गया। ध्यान से सुनना, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो चीज़ को ऐड करते हैं, जो चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं ना वो होता है हमारा सॉल्यूट। जैसे सॉल्ट और शुगर हो गया, जिसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें ऐड कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। हम लोग जो तैयार किए यहाँ पे नींबू पानी, जो हम लोग तैयार किए, जो शरबत तैयार किए, वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पानी अकेला क्या हो गया, पानी हो गया सॉल्यूट। उसमें जो ऐड किया हम लोग चीनी, नमक, वो सारी चीज़ जो ऐड किए वो हो गया सॉल्यूट। और जो तैयार हुआ, जो शरबत तैयार हुआ उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे कि यहाँ पे फिर हम लोग इसको सेपरेट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लगा दिए जिससे यहाँ का चीज़ यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ का ये चीज़ यहाँ नहीं जाएगा। इसमें भी पूरा पानी भर दिए और इसमें भी पूरा पानी भर दिए। लेकिन अब क्या किए हम कि इसमें हम साथ साथ इसमें नमक भी ऐड कर दिए। ठीक है, इसमें हम नमक भी ऐड कर दिए। नमक क्या था, नमक सॉल्यूट था, यानी कि इसमें हम क्या किए, सॉल्यूट ऐड किए और इसमें भी सॉल्यूट एडेड था, लेकिन इसमें कंपेरेटिवली, इसके कंपेयर में यहाँ पे कम था, इसके कंपेयर में यहाँ पे कम था। ठीक है ना, तो बताओ क्या होगा। अब बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पे SPM डालते हैं, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन डालते हैं, तो बताओ सॉल्यूट, तो बताओ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बताओ कहाँ से कहाँ मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम याद रखना कि पानी जो H2O है, पानी हमेशा हायर सॉल्यूट की तरफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। देखो इसको याद करो कि पानी जो होता है ना वो देखता है कि हायर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ पे है, ज़्यादा सॉल्यूट कहाँ पे, जहाँ पर भी ज़्यादा सॉल्यूट होगा उस तरफ पानी खींच के मूव कर जाता है, पानी उस तरफ मूव कर जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि किसी में अगर हायर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है तो उसमें पानी कम होगा, और पानी जहाँ पे कम होगा और पानी, रुको इसको हम समझाते हैं। जैसे देखो इससे ही समझो ना, इससे ही समझो। देखो इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें पानी का कंसंट्रेशन ना कम होगा। इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इसमें पानी का कंसंट्रेशन कम होगा, और इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ये बात बोलो कि पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, या फिर ये बात बोलो कि पानी हमेशा हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ये दोनों बात ना सेम है, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम। और इधर अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि पानी कंसंट्रेशन अगर इधर कम हुआ और इधर ज़्यादा हुआ, तो पानी भागते हुए अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ये बोलो या फिर ये बोलो कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी खींच के सॉल्यूट की तरफ मूव करेगी। तो दोनों बात ही सही है, दोनों बात सही है।
ठीक है ना। पानी हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करती है, या फिर पानी हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, या फिर ऐसा बोलो कि पानी ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ मूव करती है। दोनों बात सेम होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ो। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। अब देखो, जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, इसमें पानी जाना है, पानी को इसके अंदर जाना है, तो पानी में अगर ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ रहेगा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ रहेगा ना, तो पानी इधर बहुत धीरे धीरे जाएगी, बहुत बहुत कम जाएगी। लेकिन इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी ना, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो पानी इधर आराम से जाएगा। समझ रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? कि जो वाटर का मूवमेंट होता है ना, वो सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है, वो चीज़ समझाने की कोशिश किया है। कि अगर लेट सपोज करो इस पानी में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा ना तो पानी बहुत धीरे धीरे जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, यानी कि इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो फटाक से चल जाएगी। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो पानी धीरे धीरे मूव करेगी। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो आराम से अंदर घुस जाएगी, मतलब स्पीडली घुस जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि पानी का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसमें क्या सब्सटेंस या क्या सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, ऑस्मोसिस इज अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, पहले भी ये चीज डिस्कस की है। टुवर्ड्स ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, पानी हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे लेट सपोज करो ये चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे एसपीएम लगा दिए, अब यहाँ पे सॉल्यूट का क्या बोलते हैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा कर दिए और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम किए, पूरा पानी भर दिए। तो बताओ कहाँ जाएगा इस बार, कहाँ जाएगा पानी? यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हम डाले हैं तो अब इधर से इधर पानी मूव करेगा। पानी देखता है कहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट होता है वहाँ चल जाता है, ठीक है ना, ऐसे समझो। तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या बचा आपके एनसीईआरटी में? अब देखो एक यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, आपने देखा होगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा उसके बाद ऑस्मोसिस पढ़ा, तो डिफ्यूजन में भी सेम बात बोला है जो ऑस्मोसिस में बोला है। बस डिफरेंस दोनों पॉइंट में पता है क्या है कि एक में हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऐड कर दिए, किसमें? ऑस्मोसिस में हम लोग एसपीएम ऐड कर दिए, बाकी डिफ्यूजन में एसपीएम नहीं था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, क्योंकि डिफ्यूजन के जैसा ही तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है, बस ऑस्मोसिस में एक एडिशन चीज़ आ गया, इसलिए आपके एनसीईआरटी बोलते हैं कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ समझा दिए हम। अब क्या बचा है? एग्जाम्पल्स भी हो गया, बस एक टॉपिक बचा है एंडोसाइटोसिस, इसको पढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस देखो, एंडोसाइटोसिस सबसे बेस्ट एक्सप्लेन होता है एक ऑर्गेनिज्म में, अमीबा। तो अमीबा में हम पूरा का पूरा एंडोसाइटोसिस आपको समझाने वाले हैं। देखो अमीबा का बॉडी कैसा होता है, हम आपको बोले थे कि इसका शेप फिक्स नहीं होता, पिछले क्लासेस में हम डिस्कस किए थे कि अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता। देखो लेट्स सपोज करो ये अमीबा है। अब अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल आया, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, सुनो ध्यान से। कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, तो पता है उस फूड पार्टिकल को देख के अमीबा कैसे करती है? अमीबा बोलती है आओ हम तुमको लेना चाहते हैं, अपने अंदर लेना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो अपना अपने बॉडी से एक तरीके से एक्सटेंशन बाहर निकालती है, इस तरीके से। जहाँ भी फूड पार्टिकल उसको दिखेगा ना, ये फूड पार्टिकल था, इसको देख के अपना हाथ बढ़ा लेती है ऐसे करके, और इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसको याद करना तो याद करो, नहीं याद करना तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक में नहीं है। ये जो बाहर अपने स्ट्रक्चर्स को भेज रही है ना फूड पार्टिकल्स को लेने के लिए, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब देखो अब क्या होगा, इसको जैसे हाथ फैलाएगी उसका इसको अंदर ऐसे घेर लेगी, ऐसे करके इसको घेर लेगी। पहले तो ऐसे करके हाथ फैलाएगी, उसका ऐसे करके उसको हग कर लेगी। देखो ये अमीबा था और फूड पार्टिकल को देखो ये किस तरीके से हग कर ली है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस नॉर्मली ऐसे यहाँ से ना, अब यहाँ से ये इस तरीके से अंदर चल जाएगा, मतलब ये
इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। ज्वाइन होने के बाद पता है क्या होगा, ये तो इसका न्यूक्लियस था, ऐसे इस तरीके से एक वैक्यूल बन जाता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल होता है। इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फूड पार्टिकल है जो ये अमीबा अपने अंदर ले चुकी है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा फूड पार्टिकल होता है। तो देखा इसने कैसे फूड पार्टिकल्स अपने अंदर ले लिया। अब इस फूड पार्टिकल का क्या होगा ना, ये हम लोग लाइसोसोम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम आके इसके साथ कंबाइन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है, पूरा का पूरा फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। लाइसोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल के अंदर का कंपोनेंट है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे देखो कि अमीबा क्या किया, अमीबा फूड पार्टिकल को देखा तो अपना हाथ ऐसे करके फैलाया, उसके बाद उसको बोला कि आओ आओ हम तुमको हग करते हैं, तुम मुझे चाहिए, तो ऐसे करके इसको हग करता है और अपने अंदर इस तरीके से ले लेता है, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस है फूड को इनगल्फ करने का प्रोसेस, इसी को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, इसी को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, इसी प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर लेना, फूड पार्टिकल को अंदर लेना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। पूरे प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ये बताओ एंडोसाइटोसिस हो कैसे रहा है, अगर ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है बाहर, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता ना, फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो क्या ये अपना हाथ ऐसे करके बढ़ा पाता, नहीं बढ़ा पाता। तो ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ इसलिए कर पा रहा है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अमीबा फूड को इंगल्फ करता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंगल्फ कर पाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होता है। इसके अंदर का जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।